Hello everyone, welcome to this video. So in this video we are going to solve this question. A ray of monochromatic light is incident from air on a glass slab. Mark the lateral displacement in your diagram. See friend, suppose this is a diagram and this is the incident ray. Then after refraction, this is point A, and after refraction it moves towards point B. Get it friend? So this is an incident ray, this is refracted ray, and this is an emergent ray. Get it friend? So for finding the lateral displacement, we have to understand that what is a lateral displacement. See friend, the perpendicular distance between extended incident ray and emergent ray is called lateral displacement. Get it friend? So this is a lateral displacement. Get it friend? Let call it x. So and x can be represented as x equals to t sine I minus r upon cos r. Get it friend? Here t is thickness of the slab, I is angle of incidence, r is angle of reflection. Get it? So this is the formula for lateral displacement and this is lateral displacement in this diagram. Get it friend? Thank you for watching. इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हमारे पास दो मीडियम है, मीडियम 1 एंड 2, एक्स वाई सेपरेटिंग लाइन है इन दोनों मीडियम का, ठीक है। और ए बी और सी डी ये वेव फ्रंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि मीडियम 1 में ट्रैवल कर रहे हैं, और मीडियम 2 में हमारा ई एफ एंड जी एच है, ठीक है। ये भी वेव फ्रंट को रिप्रेजेंट करता है, वेव फ्रंट ऑफ लाइट विच इज ट्रैवलिंग इन मीडियम 2, ठीक है। ई एफ एंड जी एच रिफ्रैक्शन के बाद मीडियम 2 में लाइट वेव के वेव फ्रंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है लाइट ट्रैवल्स एज अ, तो देखिए हम देख सकते हैं कि दोनों ही मीडियम में हमारा जो वेव फ्रंट्स है वो पैरेलल है, वेव फ्रंट्स आर पैरेलल इन बोथ मीडियम, ठीक है। तो हमारा जो लाइट है जो कि वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होता है वो भी एज अ पैरेलल बीम ट्रैवल करेगा दोनों ही मीडियम में, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1 पैरेलल बीम इन ईच मीडियम, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है द फेजेस ऑफ द लाइट वेव्स आर सी डी ई एंड एफ। हमारा जो लाइट वेव्स का फेज है वो है सी डी ई एंड एफ प्लेस पे फाई सी, फाई डी, फाई ई एंड फाई एफ। तो हमारा दे रखा है कि फाई सी जो है वो फाई एफ के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन से ऑप्शन सही है। तो देखिए वेव फ्रंट पे हमारे सारे जो पॉइंट्स होते हैं वो सेम फेज में होते हैं, ठीक है। तो सिंस वेव फ्रंट पे जैसे कि हमारा ए बी है तो ए बी पे सारे ही पॉइंट्स सेम फेज का होगा, तो ये हो जाएगा हमारा फाई डी इक्वल्स टू फाई सी, ठीक है, एंड फाई एफ इक्वल्स टू फाई ई, ठीक है। तो इसलिए हमारा फिर आ जाएगा फाई डी माइनस फाई एफ इक्वल्स टू फाई सी माइनस फाई ई, ठीक है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हो जाएगा हमारा फाई डी माइनस फाई एफ इक्वल्स टू फाई सी माइनस फाई ई, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया थर्ड में यही दे रखा है फाई डी माइनस फाई एफ इज इक्वल्स टू फाई सी माइनस फाई। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट में दे रखा है स्पीड ऑफ लाइट एज। तो देखें हमारा मीडियम 2 में जो वेव फ्रंट है वो नॉर्मल से अवे की ओर बेंड हो रहा है रिफ्रैक्शन की वजह से, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो रे ऑफ लाइट है तो सिंस ये नॉर्मल से अवे की ओर मूव हो रहा है, यानी कि हमारा जो मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मीडियम 1 से ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि जब भी मीडियम मतलब जब डेंसर में जाता है तो वो नॉर्मल से अवे की ओर जाता है, तो यानी कि हमारा जो मीडियम 2 है वो डेंसर है, ठीक है। तो जब डेंसर हो तो उसमें स्पीड थोड़ी कम हो जाती है, तो यानी कि हमारा जो स्पीड ऑफ लाइट है वो मीडियम 2 में कम होगा। तो इसमें देखिए सेकंड में लार्जर इन मीडियम 1 दैन इन मीडियम 2, तो सही बात है हमारा मीडियम 2 में स्पीड कम होगा यानी कि मीडियम 1 में लार्जर है, तो करेक्ट आंसर हो गया सेकंड, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि हमसे क्या कहना चाह रहा है। एन ऑप्टिकल कंपोनेंट इन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इट्स ऑप्टिक एक्सिस आर गिवन इन कॉलम 1, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द कंपोनेंट कैन बी वेरीड. The properties of images are given in column 2. Match all the properties of images from column 2 with the appropriate components given in column 1.
Indicate your answer by darkening the appropriate bubbles of the 4x4 matrix given in the ORS. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमारे को दो दे रखे हैं, जैसे ये हमारे को दे रखा है कॉनकेव मिरर, ये हमारे पास है कॉन्वेक्स मिरर, ये हमारे पास क्या दे रखा है, कॉन्वेक्स लेंस है यहाँ पे, ये हमारे पास बाय कॉन्वेक्स लेंस है। तो अब बस हमारे को प्रॉपर्टीज देखनी है। अब जैसे हमारे को पता है कॉनकेव मिरर में क्या क्या बन सकता है, रियल इमेज बन सकती है, वर्चुअल इमेज भी बन सकती है, मैग्नीफाइड बन सकती है और इन्फिनिटी पे बन सकती है। ठीक है, तो इन्फिनिटी पे कब बनेगी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। मैग्नीफाइड कब बनेगी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन C and F। वर्चुअल कब बनेगी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड F, मतलब कि F जैसे फोकल पॉइंट है यहाँ पे। रियल तो बनती है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड F। तो हमारा एक से क्या हो जाते हैं, P, Q, R और S। अब चलिए हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। अभी करी थी है किसकी, कॉनकेव की, कॉनकेव मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर का हमें पता है जो इमेज बनती है वो हमेशा वर्चुअल बनती है, वर्चुअल और डिमिनिश्ड बनती है। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाता है, बी का सिर्फ एक ऑप्शन करेक्ट होता है, क्यू। अब सिमिलरली हम लेंस की बात करें तो लेंस में भी सारे वो पॉसिबल है, रियल भी बन सकती है, वर्चुअल भी बन सकती है, मैग्नीफाइड भी बन सकती है और इन्फिनिटी पे भी। रियल कब बनेगी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन C and F, बियॉन्ड C। ठीक है, और वर्चुअल कब बनती है, जब व्हेन इज आफ्टर C, आफ्टर F। वर्चुअल बनेगी जब व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड आफ्टर F। मैग्नीफाइड द बिटवीन C and F। इन्फिनिटी कब बनेगी, व्हेन एट F। तो ये हमारा C के लिए हो जाता है PQRS। सिमिलरली हमारा D के लिए भी हो जाता है PQRS। तो हमने मैट्रिक्स सॉल्व कर दिया, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। थैंक यू। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है अ रे OP ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन द फेस AB ऑफ द प्रिज्म ABCD नियर वर्टेक्स B एट एन इंसिडेंस एंगल 60 डिग्री। इफ द रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज √3 तो फॉलोइंग इज आर करेक्ट। ठीक है, यानी कि हो क्या रहा है, आपको ऐसा दिया गया है कि यहाँ पे कोई रे आ रही है। ठीक है, ये रे कितने डिग्री पे आ रही है, ये आपके पास आ रही है 60 डिग्री पे। ठीक है, अगर मैं यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ कर दूँ तो ये एंगल हो गया 60। ठीक है, तो ये एंगल हो गया 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फॉर AB अप्लाइंग स्नेल्स लॉ। ठीक है, स्नेल्स लॉ लगाऊंगा। अब स्नेल्स लॉ लगाने से मुझे क्या मिलेगा, देखो स्नेल्स लॉ अगर मैं लगा दूँ तो लिखूंगा 1 sin I यानी कि sin 60 इज इक्वल्स टू प्रिज्म का कितना है √3 sin R। ठीक है, sin R मिल जाएगा मुझे। ठीक है, तो ये हो जाएगा sin 60 कितना होता है भाई, √3/2 इज इक्वल्स टू √3 sin R। तो R की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री की। यहाँ से कैंसिल आउट हो गया और 30 पे वैल्यू होती है साइन की 1/2, यानी कि यहाँ से कोई रे आएगी और वो इस तरह जाएगी। ठीक है, इस तरह जाएगी। इसका मतलब हुआ क्या कि यहाँ पे एक और रिफ्रैक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन के लिए मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंस पता होना चाहिए नॉर्मल के साथ, यानी ये एंगल पता होना चाहिए। अगर मुझे ये एंगल मिल जाए तो मैं ये एंगल लिख सकता हूँ। अब देखो ये क्वाड्रिलेटरल बन गया BC, इस पॉइंट को मैं Q नाम दे देता हूँ और ये पॉइंट P है। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मुझे पता है कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, तो इन क्वाड्रिलेटरल लिखूंगा, इन क्वाड्रिलेटरल BCQP। ठीक है, जो चारों एंगल होंगे उनका सम कितना होगा, 360 होगा। तो ऊपर वाला एंगल तो है 60, ये है 135। इस एंगल को मैं मान लेता हूं कितना, I मान लेता हूं। इस एंगल को मैं मान लेता हूं थीटा। ठीक है, इसको मैं थीटा मान रहा हूं
और ये हो जाएगा 90 प्लस 30 यानी कि 120, ठीक है। तो 60 प्लस 135 प्लस थीटा प्लस 190 प्लस 30 कितना 120, ये हो जाएगा 360 के बराबर। तो थीटा की यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। अगर थीटा 45 है इसका मतलब ये एंगल भी कितना हो गया 45, क्योंकि टोटल ये एंगल 90 है। इसका मतलब ये रे आ रही है जो इंसिडेंट कर रही है इस CD सरफेस पे, वो कितने पे कर रही है 45 डिग्री पे कर रही है, ठीक है। तो अब दोबारा स्नेल्स लॉ लगाते हैं एट CD सरफेस, ठीक है। तो एट CD सरफेस हम क्या करते हैं, पहले चेक करते हैं कि क्या ये रे वापस भी निकलेगी या फिर इसको टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन सफर होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे इंसिडेंट एंगल जो है वो 45 है, ठीक है। सबसे पहले अब हम फाइंड करते हैं क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल क्या आ जाएगा, साइन √3 साइन थीटा सी, ठीक है। थीटा सी क्या है, क्रिटिकल एंगल है, इज इक्वल्स टू 1 साइन 90 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि साइन थीटा सी की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ 1/√3, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा थीटा सी आ जाएगा आपके पास में साइन इनवर्स 1/√3, ठीक है। यानी कि साइन इनवर्स 1/1.732, ठीक है। अब देखो ये 0.5 से छोटी वैल्यू है, इसका मतलब ये क्या हो गया 45 डिग्री से तो छोटा हो गया, थीटा सी है जो लेस देन है 45 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि 45 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है हमारा वो किससे बड़ा है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा है। इसका मतलब भाई यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तो अब हम यहाँ से ऑप्शंस फाइंड करते हैं कि क्या हमें दिया गया है, ठीक है। द रे गेट्स टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड एट फेस CD, तो ये बात तो बिल्कुल सही है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। बोला है कि रे कम्स आउट थ्रू फेस AD, तो मुझे AD फेस के लिए क्या चाहिए, दोबारा एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहिए, ठीक है। ये एंगल चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए देखो ये एंगल मुझे पता है कितना है, ये वाला एंगल 75 डिग्री दे रखा है ये, ठीक है। ये एंगल फाइंड कर लूंगा तो ये एंगल पता चल जाएगा, और मुझे पता करना है ये वाला एंगल। अगर ये 45 है तो ऑब्वियसली ये 45 होगा, ठीक है। तो 75 प्लस 45 कितना हो 120, तो ये हो गया 60, तो ये हो गया 30 डिग्री। यानी कि यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है AD के लिए 30 डिग्री है, ठीक है। तो एट AD सरफेस, ठीक है। AD सरफेस पे क्या होगा, AD सरफेस पे होगा भाई √3, क्रिटिकल एंगल फाइंड कर लिया अगेन, ठीक है। साइन थीटा सी डैश बोल देता हूँ, वो कितना होना चाहिए अगेन 1 साइन 90 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये आपके पास थीटा सी डैश जो आएगा वो आएगा 1/√3 साइन थीटा सी, सॉरी। तो देखो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 30 डिग्री है, वो क्रिटिकल एंगल से क्या है छोटा है। क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता तो वापस इसी मीडियम में जाती, अभी ये क्या करेगी रे बाहर निकल जाएगी। तो बी ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। बोला गया कि एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे इज 90 डिग्री। देखो ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, और ये इमर्जेंट रे है, इन दोनों के बीच का एंगल आपको फाइंड करना है। अगर मैं स्नेल्स लॉ से ये एंगल अल्फा फाइंड करूं तो ये एंगल कितना आएगा, ये एंगल आएगा देखो √3 साइन I, यानी कि 1/2 साइन 30 है इंसिडेंट एंगल, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 इंटू साइन अल्फा, ठीक है। अल्फा फाइंड करना है तो ये √3/2 आ गया, तो ये एंगल कितना आ गया 60 डिग्री आ गया, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री है, ठीक है, और एंगल ऑफ इमर्जेंट रे है जो उसका जो एंगल आ रहा है वो वर्टिकल के साथ 60 डिग्री आ रहा है। तो देखो मैं मान लेता हूँ ये हमारी एक्सिस है, ठीक है, यहाँ से 60 डिग्री पे कोई रे आ रही है, ऐसे आ रही है 60 पे, ठीक है, और 60 पे ही जा रही है, ऐसे 60 पे जा रही है, ठीक है। तो ये 60 है तो ये 30 हो गया, यानी कि इमर्जेंट रे और जो सॉरी इनपुट रे है और जो इमर्जेंट रे है उन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 60 + 30 यानी कि 90 डिग्री हो गया। तो सी ऑप्शन भी करेक्ट है। जब सी करेक्ट है तो डी अपने आप गलत हो गया। तो A, B, C आर द करेक्ट ऑप्शंस।